हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज 2023। आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है ना। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने पास जो विजन की मैगजीन है उसको रखा होगा, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। ऐसा करिए, आप पहले उसको रख लीजिए, फिर ही आगे हम फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमने ना करना कौन सा टॉपिक था आगे, मैंग्रोव इकोसिस्टम वाला जो ये टॉपिक है ना, इसको करना था। लेकिन हुआ क्या, ये जो मिष्टी स्कीम है ना, इसको जो 2023-2024 वाला बजट है उसमें अनाउंस किया गया था, ठीक है ना। हम कर रहे हैं 2024 और 5 की तैयारी। अगर ये दोबारा स्कीम रिपीट होती है करंट अफेयर्स में, तब हम इसको ज़रूर करेंगे, लेकिन हाल ही के लिए हम इसको टॉपिक को छोड़ रहे हैं। मैंग्रोव इकोसिस्टम वाला हमारा जो है स्टैटिक पोर्शन से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको ना करने की बजाय हम इसे अगला टॉपिक करेंगे। अब फोर्थ वाला एक्वाकल्चर इकोसिस्टम वाला जो शायद टॉपिक है, ठीक है ना। वो एक्वेटिक इकोसिस्टम से दिमाग में रह गया, एक्वाकल्चर इकोसिस्टम बोल दिया। एक्वाकल्चर वाला जो ये टॉपिक है ना, इसको करेंगे अब हम, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें लिखे गए, हम वो देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, इसमें 3 इम्पोर्टेंट नेशनल प्रोग्राम्स, नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड द डेयरिंग ने इसको लॉन्च किया है प्रोग्राम को, ठीक है ना। एक्वाकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें 3 मेन प्रोग्राम जो हम आगे देखेंगे। पहला प्रोग्राम है हमारे पास जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन वाइट श्रिम्प। दूसरा प्रोग्राम है हमारे पास द फेज 2 नेशनल सर्विलियंस प्रोग्राम ऑन एक्वेटिक एनिमल डिसीजेज। थर्ड प्रोग्राम है हमारे पास लॉन्च ऑफ श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय ICAR CIBA। यहाँ पर ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड CIBA की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। अब हम इसको जल्दी से जल्दी डिटेल में कवर कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना। पहली है हमारे पास जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन वाइट श्रिम्प। इसमें हमारे पास 25 करोड़ रुपए को सैंक्शन किया गया है। किसके अंडर? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर 25 करोड़ रुपए को सैंक्शन किया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बाद हम वो देखते हैं, ठीक है। जो हमारा श्रिम्प फार्मिंग सेक्टर है ना, वो मेनली डिपेंड करता है हमारा जो पैसिफिक वाइट श्रिम्प है उसके ऊपर। आपको श्रिम्प पता ही होगा कैसी होती है। ये ना एक एक्वेटिक एनिमल है, प्रॉन की जरा दिखता है, ठीक है। इसके 10 लाते होती है, एक लंबा सा छोटा सा होता है, ठीक है ना। एक बार गूगल सर्च करना, तब आपको ये दिखाई मिल जाएगा, ठीक है ना। उसको देख लेना पहले कैसा होता है, फिर पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। क्या होता था, जो हमारी श्रिम्प फार्मिंग सेक्टर है ना, वो मोस्टली डिपेंड किस पर करता था? वाइट श्रिम्प पर। एक्जोटिक वाइट श्रिम्प मतलब कि वो फॉरेन विदेशी है, हमारा इंडिजिनस नहीं है, ठीक है ना। इस पर जो डिपेंडेंस थी उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। पता लग गया क्यों लॉन्च किया है? ताकि हमारी डिपेंडेंस जो पैसिफिक वाइट श्रिम्प है उस पर कम हो सके, और जो हमारा इंडिजिनस स्पीशीज़ है हम उसको प्रमोट कर सके, इसलिए इस जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। पहले इंपॉर्टेंस में ये ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम दूसरा जो प्रोग्राम है उसको देखते हैं। इसमें कौन सा है दूसरे वाला? फेज़ 2 नेशनल सर्विलियंस प्रोग्राम ऑन एक्वेटिक एनिमल डिसीजेज। फेज़ 2 इसलिए बोला गया है क्योंकि फेज़ 1 जो है वो पहले ही इम्प्लीमेंट हो चुका है, 2013 से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। इसको भी किसके अंडर सैंक्शन किया गया है? इसको भी वही जो हमारी पिछली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर इसको सैंक्शन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है हमें? इसमें क्या किया जाएगा? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा ऑन एक्वेटिक डिसीजेज। मतलब कि एक सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा ऑन एक्वेटिक डिसीजेज पर। मतलब कि जितनी भी डिसीजेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इस सिस्टम पर हमें फिर मिल जाएगी। और क्या डेवलप करेंगे हम इसमें? ट्रेंड डिसीज डायग्नोस्टिक पर्सनल। मतलब कि ऐसा स्टाफ बनाएंगे जो कि डिसीजेज को डायग्नोस करे, ठीक है ना। जो जो दूसरा कल्चर है उससे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उसको क्या करे? डायग्नोस करे, उनका पता लगाए। और ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हम इसमें स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या डेवलपमेंट करनी है हमें इसमें? इनविसेज डेवलपमेंट ऑफ, इसमें क्या क्या बनाया जाएगा? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एक्वेटिक डिसीजेज एंड ट्रेन डिसीजेज डायग्नोस्टिक पर्सनल विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। समझ आ गया? इसमें 2 चीज़ें हमने डेवलप करनी है, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है अब वो देख लेते हैं। अब देखो, जब हम डिसीजेस का पता लगा लेंगे तब हम उनको रोकने का जरिया भी ढूंढ ही लेंगे, ठीक है ना। जब हम उनको रोकने का जरिया ढूंढ लेंगे तब हमारे पास जैसे डिसीजेस होगी, डिसीजेस क्या करती है? जो फार्मर का जो प्रोडक्शन था ना उसको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती है। जब नुकसान पहुंचाएगी तो ऑब्वियसली रेवेन्यू लॉस होगा फार्मर को, और जो हम एक्सपोर्ट करते थे प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो एक्सपोर्ट भी कम होगा। इस तरह ये हेल्प करेगा इन रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू लॉसेज एंड ऑल्सो इंक्रीज करेगा हमारे एक्सपोर्ट को, ठीक है ना। समझ आ गया? थर्ड हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है? लॉन्च ऑफ श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय ICAR CIBA।
देखो इसमें ना श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट मीन्स है पॉलिसी, मतलब कि इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च करना। श्रिम्प क्रॉप के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है, ठीक है ना। जो ये इंश्योरेंस है कैसे मिलेगी वो देख लेते हैं अब, ठीक है। जहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब पॉलिसी से ही है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रोडक्ट चार्जेस डिफरेंशियल प्रीमियम बेस्ड ऑन लोकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्मर फ्रॉम 3 to 7% ऑफ 0.7, अपने आप देख लेना, ठीक है ना। 3.7, चलो मैं बोल देती हूँ, 3.7 to 7.7% ऑफ इनपुट कॉस्ट, मतलब कि जब जो या प्रोडक्ट चार्जेस, मतलब कि जो इंश्योरेंस जो है, जो जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उनको चार्ज करना पड़ता है, मतलब कि उनको पैसे देने पड़ेंगे ना इंश्योरेंस लेने के लिए, वही है द इंश्योरेंस चार्जेस डिफरेंशियल प्रीमियम, मतलब कि वो ना अलग अलग रेट चार्ज करेंगी सभी फार्मर से। वो फार्मर से कैसे अलग अलग, मतलब किस पर डिपेंड होकर, मीन्स टू से, अब दोबारा बताती हूँ। देखो मैं ही थोड़ी कंफ्यूज हो गई, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं हुई, वो थोड़ा बोलने में लड़खड़ा गई, ठीक है ना। चलो दोबारा से सुनो। प्रोडक्ट चार्जेस, मतलब कि जो पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो चार्ज करेगी डिफरेंट प्रीमियम, मतलब कि अलग अलग रेट चार्ज करेगी अलग अलग फार्मर से। वो डिपेंड करेगा कि जो फार्मर्स है ना, जहाँ पर उन्होंने वो फार्मिंग की है, वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ की रिक्वायरमेंट कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जहाँ पर वो फार्मिंग कर रहा है, वो जो उसका जो एरिया है वो ज़्यादा रिस्कियर है, तो वो ज़्यादा जो है वो अमाउंट चार्ज करेगी। जो इंश्योरेंस के लिए वो अमाउंट देगा फार्मर, तो वो ज़्यादा चार्ज करेगी। अगर कम रिस्कियर है तो वो कम चार्ज करेगी। समझ आ गया। यहाँ पर डिफरेंशियल प्रीमियम का मतलब है कि जो फार्मर हैं, जो इंश्योरेंस के लिए उन्होंने अमाउंट पे करना है, वो अलग अलग, मतलब कि अलग अलग फार्मर्स के लिए वो अलग अलग होगा। डिपेंड करेगा कि उनकी लोकेशन क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से, ठीक है ना। और जो उनका मेजरमेंट होगा कि किस प्रकार से वो पेमेंट ली जाएगी, वो होगा फ्रॉम 3.7 to 7.7% ऑफ इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का 3 से 7% तक वो चार्ज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है कि इससे जो फार्मर को कंपनसेट भी मिलेगा, मतलब कि उसका 80% लॉस ऑफ इनपुट कॉस्ट, 80% लॉस ऑफ इनपुट कॉस्ट जो है उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे जो फार्मर की इनकम है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब देख लेते हैं आगे बेनिफिट्स ऑफ एक्वाकल्चर। क्या क्या एक्वाकल्चर के बेनिफिट्स है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमें पता है कि सी फूड जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है ना, और एक तरह से हमें न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरह ये फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। उसके बाद है हमारे पास हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर जो है वो जॉब्स क्रिएट करेगा। एग्रीकल्चर बोल रहा है बार बार। एक्वाकल्चर जो है वो क्रिएट करेगा जॉब्स और कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, और इस तरह वो लोकल इकोनॉमी की डेवलपमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन देगा। आपको पता है जो हमारे पास ये जो एक्वाकल्चर वाला है ना, ये ना ये सेक्टर जो है वो सपोर्ट करता है 28 मिलियन लोगों को। 28 मिलियन लोग कम नहीं होते, ठीक है ना। द सेक्टर सपोर्ट द लिवलीहुड ऑफ ओवर 28 मिलियन पीपल, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड एंड वनरेबल कम्युनिटीज़ को ये सपोर्ट करता है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इसको देखते हैं। आपको पता है जो इंडिया है वो टॉप सी फूड एक्सपोर्टर्स में से एक है, ठीक है ना। और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है ना, उसका भी ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है। जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है उसका इम्पोर्टेंट सोर्स है। जो हमारा जो सी फूड एक्सपोर्ट हो रहा है उससे हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है वो आती है, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं अब हम। इन्वायरमेंट बेनिफिट। इन्वायरमेंट में कैसे बेनिफिट करेगा, देखो इसमें ना हम ना फार्मिंग करेंगे अलग अलग स्पीशीज़ की इन सस्टेनेबल मैनर, ठीक है ना। अलग अलग स्पीशीज़ की फार्मिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले पता क्या होता था, हम सिर्फ फिशिंग, मतलब फिश ही मेन सोर्स होती थी। जो एक्वाकल्चर में हम सिर्फ फ़िश को ही एज अ सोर्स मानते थे इकोनॉमी का। लेकिन अब जो है हम डिफरेंट अगर हम स्पीशीज़ को सस्टेनेबल मैनर से डिफरेंट स्पीशीज़ की फार्मिंग करेंगे सस्टेनेबल मैनर से, तो ये हमारी एनवायरनमेंट को ही बेनिफिट करेगा। इससे हमारे पास जो ओवर फिशिंग होती थी, जो एक्सटेंसिव यूज़ पर बॉटम ट्रोलर्स होते थे ना, जब बॉटम ट्रोलर्स पता क्या होते हैं, जो जाल होता है मछली पकड़ने वाला उसको कहते हैं, उसका एक्सटेंसिवली यूज़ होता था, वो भी कम हो जाएगा जब हम इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। एक्वाकल्चर को जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज़ की अब हम फार्मिंग करेंगे तब, ठीक है। रिड्यूस फिशिंग प्रेशर ऑन वाइल्ड स्टॉक। इस तरह रिड्यूस फिशिंग प्रेशर, अब जो पहले हम फ़िश को एज अ सोर्स मानते थे फूड का, ठीक है, उस पर ओवर बर्डन आ जाता था फ़िश पर, मतलब कि ओवर फिशिंग हो जाती थी, ठीक है ना। इस तरह जो एक तरह से जो फिशिंग पर प्रेशर था वो भी रिड्यूस हो जाएगा ऑन द वाइल्ड स्टॉक, ठीक है। रिड्यूसिंग फिशिंग प्रेशर ऑन वाइल्ड स्टॉक।
और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्टरनेट फ्यूल सोर्स वाला। अल्टरनेट फ्यूल सोर्स वाला, अब जो अलगे हैं वो स्लोली डेवलप हो रहा है एज अ अल्टरनेट फ्यूल सोर्स, ठीक है ना। दे कैन प्रोड्यूस फ्यूल्स दैट कैन रिप्लेस कंटेम्प्रेरी फॉसिल फ्यूल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इश्यूज़ में हमारे पास पहले आ जाएगा लैक ऑफ क्वालिटी इनपुट्स। क्वालिटी इनपुट से हमारा मतलब है कि जो हमारे पास सीड्स वगैरह यूज़ करते हैं ना हम, इसमें उनकी जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सही नहीं है। जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारी जो यील्ड है वो कैसे अच्छी होगी, तब यील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास लिमिटेड एक्सटेंशन सर्विसेज। इससे हमारा मतलब है जो फार्मर्स हैं ना उनके पास सोयल एंड वाटर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो सोयल को टेस्ट करवा पाएँ या वाटर को टेस्ट करवा पाएँ, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास जो सर्विसेज है ना वो थोड़ी लिमिटेड है अभी तक। रिलायंस ऑन फ्यू स्पीशीज़, जो हमारा यहाँ पे फ़िश बिजनेस है ना उसमें हम ना कुछ फ्यू फिशेज़ है जिनको एज अ मतलब कि सोर्स, बस उन्हीं फिशेज़ को हम उन्हीं फिशेज़ की फ़िशिंग करते हैं, बाकी को नहीं देखते। जब हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ़िश को ही उनकी प्रोडक्शन मतलब आगे उनको बेचेंगे तब क्या होगा, ओवर स्टॉक हो जाएगा स्पेसिफिक फ़िश का। अगर किसी भी चीज़ का ओवर स्टॉक हो जाता है तो वो हमें पता है उसके प्राइस गिर जाते हैं। जब प्राइस गिर जाते हैं तो वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना। प्रोन टू डिसीज़, अब देखो जो हमारे पास क्लासिकल फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग मेथड है ना, इसमें ना हम ना पॉन्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। जब हम पॉन्ड्स यूज़ करते हैं ना, पता उसमें ना वाटर एक्सचेंज नहीं करते, वाटर जो पानी होता है उसको बदलना भी पड़ता है, ठीक है ना। उसमें कोई ड्रेनिंग मतलब पानी निकलने का वो भी नहीं है, मतलब कि प्रणाली की, हाँ वही कि जो पानी निकल जाए, जो ड्रेनिंग वाली ड्रेन्स नहीं बनी हुई, ठीक है ना। एंड नो बॉटम सेडिमेंट रिमूवल आर स्टिल इन यूज विच लाइट टू, जिससे क्या होगा, अगर एक ही पानी खड़ा रहेगा तो अपने आप ही डिजीज़ ही होंगी वहाँ पर, ठीक है ना, उत्पन्न होगी। इन्वेजिव स्पीसीज़, किसी टाइम पर इन्वेजिव स्पीसीज़ आ जाती हैं, ठीक है ना, वो कम्पीट करने लगती है अपने फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, फिर वो इंडिजिनस स्पीशीज़ को डिस्प्लेस कर देती है और इस तरह इंटरफेयर करती है विद द लाइफ ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्वाटिक पोल्यूशन, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। उसके बाद बाकी भी फैक्टर है, थोड़े से हम देख लेंगे। उसके बाद है हमारे पास मेयर टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर। मेयर्स क्या क्या है जिससे हम एक्वाकल्चर को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। मेयर्स ना मैंने ये नहीं लिखे, मैंने कुछ अपने पास से ही इसमें लिखे क्योंकि ये मुझे ना थोड़े ऐसे ही लगे, ठीक है, मुझे थोड़े ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने अपने पास से ही कुछ इसमें वे फॉरवर्ड लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सोइल एंड वाटर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको प्रोवाइड करवाया जाए, इस तरह की हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है ना। उसके बाद रिसर्च टेक्नोलॉजी हमें प्रमोट करनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एक्वाकल्चर टेक्निक्स डिजीज़ मैनेजमेंट, ताकि जो जैसे डिजीज़ वगैरह को मैनेज किया जाए, ठीक है ना। अगर डिजीज़ मैनेज होंगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह रिसर्च टेक्नोलॉजी में भी हमें थोड़ा वो डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके बाद थर्ड नंबर पर मैंने लिखा है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, अब दिखा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड मतलब कि जो फ़िश फार्मर्स हैं उनको थोड़ी नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड करवाई जाए मॉडर्न एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ है असेस टू फाइनेंस, उनको थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाए। लास्ट में हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस से हमारा मतलब है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए ताकि वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उनकी क्वालिटी इंश्योर हो, ऐसे रूल्स भी बनाए जाएं, ठीक है ना। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तभी जो है मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, तभी मार्केट जो है हमारे पास इम्प्रूव होगी आगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको थोड़ी बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा। आप जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।